हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। रहा जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सब चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, इसलिए जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं बहुत ही ध्यान से देखिए आप, है ना। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव बस्ती से अभिप्राय है। जो मानव बस्ती का यहाँ क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा मानव बस्ती का जो मतलब होता है, पहला तो होता है अस्थाई बसाव का क्षेत्र, दूसरा होता है घरों का समूह और तीसरा होता है मानव आवास। ये तीनों ही मानव बस्ती का मतलब होता है अस्थाई बसाव का क्षेत्र भी होता है, घरों का समूह भी होता है, मानव आवास भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना मानव बस्ती से क्या मतलब होता है। मानव बस्ती का मतलब होता है अस्थाई बसाव का क्षेत्र और घरों का समूह और मानव आवास, ये तीनों ही होते हैं। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव बस्तियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखिएगा मानव बस्तियों का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है आवास भूगोल के अंतर्गत। और आवास भूगोल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि मानव बस्तियों का जो अध्ययन किया जाता है वो आवास भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन बस्तियों का विकास नदी घाटियों तथा उपजाऊ मैदानों में होता है कहलाती हैं। तो जिन बस्तियों का विकास नदी घाटियों या उपजाऊ मैदानों में होता है क्या कहलाती हैं, तो वह कहलाती हैं संहत बस्ती। और संहत बस्ती दिखाया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जिन बस्तियों का विकास नदी घाटियों तथा उपजाऊ मैदानों में होता है वह कहलाती हैं संहत बस्ती। ठीक, आ जाएंगे ऑप्शन नंबर, हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बस्तियां पर्वतीय क्षेत्रों, उच्च भूमियों अथवा शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं कहलाती हैं। तो ऐसी बस्तियां क्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा वह बस्तियां जो पर्वतीय क्षेत्रों में, उच्च भूमियों में अथवा शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती हैं वह कहलाती हैं प्रकीर्ण बस्ती। और प्रकीर्ण बस्ती की बात दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। तो याद रखिएगा ग्रामीण बस्तियों की जो मुख्य आर्थिक क्रिया होती है वह प्रथम क्रिया होती है। और प्राथमिक की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ग्रामीण बस्तियों की जो कह सकते हैं कि मुख्य जो आर्थिक क्रिया होती है वह प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती है, जिसमें क्या आता है कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, प्राथमिक क्रियाओं में इन्हें रखा गया है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव ऊंचे स्थानों पर क्यों बसते थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है बाढ़ से बचने के लिए, या फिर ऑप्शन बी में है लूटमार से बचने के लिए, या फिर ऑप्शन सी में है सैन्य सुरक्षा से, या फिर ऑप्शन डी में पेयजल के कारण। तो याद रखिएगा मानव जो है ऊंचे स्थानों पर बसते थे उसका जो मुख्य कारण था बाढ़ से बचने के लिए। और बाढ़ से बचने की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नियोजित बस्तियां किसके द्वारा बसाई जाती थी। तो याद रखिएगा नियोजित जो बस्तियां बसाई जाती थी वो सरकार के द्वारा बसाई जाती थी। और सरकार देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता था। तो याद रखिएगा ग्रामीण बस्तियों को जिस आधार पर वर्गीकृत किया जाता था वह पहला था विन्यास के आधार पर, दूसरा था कार्य के आधार पर और तीसरा था आकृति के आधार पर। इन तीनों ही आधार पर ग्रामीण बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण बस्तियों को किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, पहला था विन्यास के आधार पर, दूसरा था कार्य के आधार पर, तीसरा था आकृति के आधार पर। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखीय प्रतिरूप में मकान स्थित होते थे। तो जो रेखीय प्रतिरूप में जो मकान स्थित होते थे वो कहाँ होते थे, तो याद रखिएगा रेखीय प्रतिरूप में मकान जो स्थित होते थे वो सड़क के किनारे भी होते थे, रेल लाइन के किनारे भी होते थे और आप कहते हैं नदियों के किनारे भी होते हैं। तो ठीक, यहाँ होते थे नहीं होते हैं की बात। रेखीय का मतलब एक लाइन से जो घर बने रहते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला तो आपने देखा है कि सड़क के किनारे भी क्या होता है, एक रेखा में एक लाइन से जो होते हैं मकान स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, रेल लाइन के किनारे भी आप देखें अगल बगल जो घर बने एक लाइन से दिखाई देते हैं। और तीसरा क्या है, नदियों के किनारे। ये तीनों ही क्या होते हैं, तीनों ही प्रकार में क्या होते हैं, रेखीय
प्रतिरूप से मकान स्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बस्तियां झील एवं तालाबों के किनारे बसी होती हैं उन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो बस्तियां झील एवं तालाबों के किनारे बसती हैं या बसी होती हैं उन्हें वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो वृत्ताकार प्रतिरूप दिखिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि जो बस्तियां झील एवं तालाबों के किनारे बसी होती हैं उन्हें वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती रही है। तो याद रखिएगा जिस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरी बस्ती रही है वह है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में सबसे प्राचीन सभ्यता हमारे यहाँ पाई गई थी, है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर नगरी बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो याद रखिएगा नगरी बस्तियों में जो कह सकते हैं वर्गीकरण किया जाता है, तो याद रखिएगा जो आधार है वो पहला है जनसंख्या के आधार पर, दूसरा है व्यवसायिक संरचना के आधार पर और तीसरा है प्रशासनिक आधार पर। इन तीनों ही आधार पर नगरी बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नगरी बस्तियों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर भी किया जाता है, व्यवसायिक संरचना के आधार पर भी किया जाता है और प्रशासनिक आधार पर भी किया जाता है। इन तीनों ही आधार से किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस जैसे नगर को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो याद रखिएगा बनारस जैसे कह सकते हैं नगर को सांस्कृतिक नगर के श्रेणी में रखा जाता है, और सांस्कृतिक नगर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बनारस जैसे नगर को सांस्कृतिक नगर की श्रेणी में रखा जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। तो अभी हमने इससे पहले ही क्वेश्चन को देखा था कि जो सड़क के किनारे या नदी के किनारे या कह सकते हैं आप जो रेलवे लाइन के किनारे जो होती हैं, जो बस्तियां होती हैं वो रेखीय आकार में होती हैं, और रेखीय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2006 में प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी। तो याद रखिएगा वर्ष 2006 के प्रारंभ में भारत में जो मिलियन सिटी थी वो टोटल थी 40, और 40 देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं। तो याद रखिएगा विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन सहायक हैं वह है सामाजिक संसाधन, और सामाजिक देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर में किन सुविधाओं का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे वर्ड आपका कह सकते हैं WHO है, उसके अनुसार एक स्वस्थ शहर में जिन सुविधाओं का होना आवश्यक होता है, पहला तो है प्रदूषण रहित पर्यावरण होना चाहिए, उसमें बिल्कुल प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि समस्त व्यक्तियों के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, कि जो भी व्यक्ति वहां रहते हैं उनकी जो भी बेसिक नीड होती हैं उनको वो मिलनी चाहिए। और तीसरा है सामुदायिक भागीदारी को भी निभाना, सामुदायिक भागीदारी का भी निभाना, ये माना है WHO ने। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर में जिन सुविधाओं का होना आवश्यक है उनमें पहला है प्रदूषण रहित पर्यावरण होना चाहिए, दूसरा क्या है समस्त व्यक्ति के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, तीसरा क्या है सामुदायिक भागीदारी को निभाना। ये तीनों ही चीज माने गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तृत नगरी भाग को कहते हैं। तो जो विस्तृत नगरी भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा जो विस्तृत नगरी भाग होते हैं उसे सन्नगर बोलते हैं। सन्नगर देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विस्तृत नगरी भाग को सन्नगर कहते हैं। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक होती है उसे कहते हैं। तो जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है उसे क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा
जिस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ या उससे अधिक हो जाती है उसे बोलते हैं मेगा सिटी। और मेगा सिटी देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय बस्तियों में किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा जो नगरीय बस्तियां होती हैं उसमें जो कह सकते हैं समस्याएं पाई जाती हैं, उसमें पहला तो है सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, दूसरा वित्तीय संसाधन का भी अभाव रहता है और तीसरा बेरोजगारी भी रहती है। ठीक, तो नगरीय बस्तियों में कौन कौन सी किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। पहला सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव, दूसरा है विस्तृत संसाधन का अभाव और तीसरा है बेरोजगारी। ये सभी क्या पाई जाती हैं, समस्याएं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन रहा है कि उष्मीय द्वीप कहाँ पाए जाती है। तो याद रखिएगा जो उष्मीय द्वीप जो होती हैं ये पाई जाती हैं नगर के मध्य भाग में, और नगर के मध्य भाग की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उष्मीय द्वीप जो होती हैं नगर के मध्य भाग में पाई जाती हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब इनमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले तीनों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी में से इसमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है कौन सा नहीं है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि संहत बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, ऐसी बस्तियों में एक ही प्रकार के व्यवसाय प्रचलित हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या है सही है। फिर आ जाएंगे देखिए ऑप्शन बी सेकंड क्या कह रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती हैं ताकि बाढ़ आने के बाद भी लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये भी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। फिर देखिए तीसरा कह रहा है कि विश्व की पहली मेगा सिटी न्यूयॉर्क थी और वर्ष 1950 में इस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि विश्व की जो पहली मेगा सिटी थी वो न्यूयॉर्क ही थी, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसका मतलब कि तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या है राइट हैं, और तीनों ऑप्शन की बात देखिए की गई है, ये की गई है ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इन कथनों पे विचार करिए। तो संहत बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते थे, ऐसी बस्तियों में एक ही प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती थी ताकि बाढ़ आने के बाद भी लोग सुरक्षित रहें, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है विश्व की पहली मेगा सिटी जो थी वो न्यूयॉर्क थी, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या वर्ष 1950 में इस नगर की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक थी। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन 1 2 3 तीनों हमारे क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असंगत है या कौन सा इसमें गलत है, हमें ये बताना है। 3 सही है, इसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो गलत है। तो देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्तियां ही पाई जाती हैं, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन क्या है सही है। फिर ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि रेखी बस्तियां सामान्यतः नहरों नदियों के किनारे बसी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि जो रेखी बस्तियां होती हैं वो नहरों नदियों सड़कों रेल की जो रेलगाड़ियों की जो होती लाइनें उसके अगल बगल पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ऑप्शन सी भारत में सबसे अधिक नियोजित ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है सही नहीं है कि भारत में सबसे ज़्यादा नियोजित ग्रामीण बस्तियां नहीं पाई जाती हैं। और ऑप्शन सी में डी में आया है कि वाराणसी जो है इसकी पहचान एक धार्मिक नगर के रूप में की जाती है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है सही है कि वाराणसी या बनारस की जो पहचान होती है एक धार्मिक नगर के रूप में ही की जाती है। इसलिए इसका ध्यान से देखें तो हमारा जो ऑप्शन है जो असंगत है या जो सही नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी भारत में सबसे अधिक नियोजित ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हम मान लेंगे। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप आया है और एक तरफ आया है स्थान। ठीक, अब इन दोनों को हमें मैच कराना है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि रेखी प्रतिरूप, जो रेखी प्रतिरूप मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं, तो जो रेखी प्रतिरूप मिलते हैं ये नदी एवं नहरों के किनारे, रेखी जो होता है ना वो नदी एवं नहरों के किनारे मिलते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड देखिए कह रहा है आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप कहाँ मिलता है, ये मिलता है जहां दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटें वहां आयताकार प्रतिरूप निर्माण करता है। ठीक, वो बस्तियां वो होती हैं। अब देखिए आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में है वृत्ताकार प्रतिरूप। तो वृत्ताकार प्रतिरूप कहाँ पे पाए जाते हैं,
यह पाए जाते हैं झील एवं तालाब के किनारे। झील एवं तालाब के किनारे वृत्ताकार प्रतिरूप पाए जाते हैं। अब एक बचा हमारा तारानुमा प्रतिरूप। तो तारानुमा प्रतिरूप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ सड़कें अनेक स्थानों से आकार एक जगह मिल जाती हैं, वो तारानुमा प्रतिरूप पाए जाते हैं। ठीक, अब इस आधार पर अगर हम देखें यहाँ ऑप्शन को, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा हमारा सही है, तो वो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए को हमने मिलाया है 4 से, बी को मिलाया है 1 से, सी को मिलाया है 2 से और डी को मिला है यहाँ पे 3 से। ठीक, तो मे भी हम आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, अब आ जाएंगे आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सी गलत, मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, 3 सही है, कोई एक गलत है, उसको हमें पहचानना है। तो देखिए पहला क्या करे, विश्व का पहला महानगर जो था वो लंदन है, ये बिल्कुल सही है। विश्व का पहला नगर क्या है? जो पहला महानगर है वो लंदन है। फिर कह रहे हैं विश्व का पहला मेगा सिटी क्या है? पेरिस है। तो विश्व का जो पहला मेगा सिटी था वो पेरिस नहीं था, बल्कि क्या था? वो था न्यूयॉर्क। और यहाँ पे इसी में ऑप्शन में क्या किया गया है? गलती की गई है। पहला गलती इसमें मिल गई, लेकिन और भी ऑप्शन देख रहे हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर वाराणसी है, ये भी बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। तो जो असत्य है, जो गलत है ऑप्शन, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कि विश्व का पहला मेगा सिटी पेरिस नहीं बल्कि न्यूयॉर्क है, जो कि पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारी चीजें आ रही हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, है ना, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ये मच बेटर होगा। तो चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।